जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो पहले प्रश्न का आंसर ट्रिप्सिन जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और याद रखिएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं रीटर को। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछ रहा है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। तीसरा प्रश्न है, लिटमस पत्र किसके बने होते हैं। चलिए फटाफट से तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। लिटमस पत्र किसके बने होते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लाइकेन के बने होते हैं लिटमस। आगे देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब होता है। तो याद कर लीजिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार के कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। और देखिए आपको प्रश्नों के साथ जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। इससे होता क्या है, आपका डेली रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे। भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक मिलता है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। तो 5वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बिटुमिनस को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है और उसमें सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पूछे तो ये पीट कोयला है, ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी का सही है, 5 घंटे 30 मिनट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में कब पहुंचता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये केरल में कब पहुंचता है। तो देखिए इस प्रश्न को याद कर लीजिए, सही जवाब है मई के अंत में पहुंचता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून इसको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो यही है दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। चलिए आंसर कीजिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, किस शहर को मूर्तियों का शहर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है कोझिकोड।
कोझिकोड को मूर्तियों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखना है। और कटक की बात करें तो एग्जाम में पूछा गया था कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो कटक जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। चलिए फटाफट से 10 नंबर के लिए आंसर बताएंगे। पानी से भरे तालाब की गहराई जो है किस कारण कम दिखाई पड़ती है। तो देखिए याद कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जो भी बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, कौन सा भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी प्रकाशित हो रहा है। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र आपको बताना है जो अभी भी प्रकाशित हो रहा है। तो याद कर लीजिए ये है कौन सा, तो मुंबई समाचार पत्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। और देखिए एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपने सुना होगा विजयालय, यहाँ पे लिख देते हैं विजयालय। विजयालय जो है ये चोल वंश का संस्थापक था। यहाँ पे पूछ रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो याद रखिएगा शैव धर्म को। जो भी बच्चे सी दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर पूछा जाता है एग्जाम में, तो महावीर स्वामी है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे देखिए, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो याद कर लीजिए ये स्थित है, ध्यान रखना है, कोलकाता में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और 13 नंबर का आंसर क्या होगा, तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था ये गोवा में। तो इसका आंसर जो होगा गोवा। और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में है, फायान कहाँ का निवासी था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए फायान जो है ये किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था, ध्यान रखना है। और ये फायान कहाँ का निवासी था, तो ये चीन का निवासी था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, आर्कटिक महासागर जो है संसार का सबसे छोटा महासागर है। और प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। और आप लोगों ने सुना होगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त पूछा जाता है ये विश्व की सबसे गहरी खाई है और यह किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो भी बच्चे डी कह रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के
मुख्य न्यायाधीश बने हैं? नाम है D.Y. चंद्रचूड़, ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार फायरमैन, सभी में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो सभी का आंसर सही है, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना गया है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से फटाफट से लाइक करें। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो अटलांटिक और प्रशांत, ये पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। आंसर क्या होगा? अटलांटिक और प्रशांत। आगे देखिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे 20 के लिए। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा K.M. मुंशी है। पूरा नाम क्या है? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी है। अगला प्रश्न है, दफना तथा सिंगपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? बिल्कुल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताएंगे। दफना तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बाघों की सर्वाधिक संख्या यहीं पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक वन पूछता है कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है, ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। आगे देखिए, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? चलिए 22 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। केरल, साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से मिलाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाता है, तो वर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम था। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार और कार निकोबार दिया गया है। ऐसे तो इसका आंसर क्या होता है? इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, आप सभी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डीप में पूछा गया है, आपको बताना है छोटा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है या कार निकोबार में है। तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कभी कभी दिए जाते हैं। इसका सही जवाब है ये ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार में स्थित है।
और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान साउथ अंडमान में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? और देखिए, जितने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग साथ में कॉपी कलम लेके बैठिए और सभी को नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा फैक्ट से भी प्रश्न बनता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध ये सभी को पता है, हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध पूछे तो कौन सा है? टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो 26 का आंसर जो बच्चे सियाल को दिए हैं, सही आंसर है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से भी पुकारते हैं। आगे देखिए, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। चलिए आंसर बताएंगे। तो किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं चार्ल्स विल्किंस ने। बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा? किस भारतीय शासक ने? तो टीपू सुल्तान ने। अब देखिए, टीपू सुल्तान से संबंधित दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो याद रखिएगा, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। जगह का नाम भी पूछा जाता है, तो श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु होती है। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, ये भी पूछा जाता है। तो मैसूर जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? चलिए आंसर करेंगे किस आर्टिकल के तहत। और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को आज अपना अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो सही जवाब है इसका अनुच्छेद 350A। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ मिला है? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा की बात करें तो 1921 में खोज हुई थी, किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 30 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकता है, इसको ध्यान रखें। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? तो 31 का आंसर जो ये बच्चे चंद्रगुप्त प्रथम को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीगुप्त को ध्यान रखना है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? 31 नंबर में अभी हमने आपको बताया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
आगे देखिए, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। सोच समझकर आंसर करना है। आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो 33 का आंसर क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो 34 का आंसर लगभग सभी का सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे, धर्मपाल को माना जाता है। विक्रम विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो 35 का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। केरल का है मोहिनी अट्टम, याद रखना है। तमिलनाडु का कौन सा है? तो भरतनाट्यम, याद रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। लावनी कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का है। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। और केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों जो है केरल का है। और एक होता है कथक। कथक और कथकली दोनों में अंतर है। कथक जो है उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का है और कथकली जो है केरल का है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो 36 का आंसर है बी ऑप्शन, वाष्पीकरण द्वारा, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। सबसे अस्थायी तत्व आपको बताना है। तो 37 का आंसर है बी, सीसा जो है ये क्या है? सबसे अस्थायी तत्व है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? चलिए 38 के लिए आंसर देंगे। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो याद कर लीजिए, रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज किया गया था, याद रखना है। हाइड्रोजन की खोज पूछा जाता है तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले दोनों के द्वारा किया गया था, ऑक्सीजन की खोज। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो देखिए, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट होता है। अब देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। और देखिए, सबको पता भी होगा कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। आगे देखिए, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? चलिए फटाफट से आप सभी 40 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, लाइव चैट में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है। तो देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ओजोन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, ओजोन से संबंधित प्रश्न बनता है ओजोन दिवस।
तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र पूछा गया था, O3 होता है। ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितना प्रतिशत? तो देखिए याद कर लीजिए, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षार, यहाँ पे क्षार होगा, की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अम्ल एवं क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ जो है लवण कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद में ये खट्टा होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, सबसे शुद्धतम जल क्या है? और देखिए ये प्रश्न बिहार फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है, सबसे शुद्धतम जल क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, वर्षा का जो जल होता है ये सबसे शुद्धतम होता है। अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? चलिए 44 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा ये है ढलवां लोहा। और कोयला की बात करें कि कोयला में किस प्रकार के कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में। दोनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है और लोहा में, ढलवां लोहा में। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? चलिए 45 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और देखिए एग्जाम में भी यही सब प्रश्न पूछा जाता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो याद रखिएगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं ड्यूटेरियम के नाभिक में। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 48 के लिए। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने, ध्यान रखना है। और अगर पूछे सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टीन ने, दोनों को ध्यान रखना है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? चलिए 49 के लिए आंसर करेंगे। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, यूरेनियम प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? इस प्रश्न को आप लोग मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। भोपाल गैस दुर्घटना कब घटी थी? तो डेट भी याद रखना है, पूछा जाता है। पूरा डेट है 3 दिसंबर 1984 को। और इस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखिए, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए
इसी तरह से दो ऑप्शन देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आंसर जो इसका होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, देख लीजिए सही से, सी आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? और देखिए एक याद रखना है, ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। यहाँ पे सिंदूर का रासायनिक नाम बताना है। तो देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? चलिए 52 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? देखिए सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है ये एक गैस का गोला है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सूर्य की किरणों का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये है, याद रखना है, इंफ्रारेड किरणें। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? तो निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन। मोनाजाइट किसका अयस्क है? चलिए आंसर कीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य को पूर्व का मोती भी कहा जाता है? चलिए 57 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के किस राज्य को पूर्व का मोती भी कहा जाता है? तो 57 का आंसर आप लोगों को देना है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे करते हैं। ऑलरेडी इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है, अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर कर देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? चलिए 58 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 74 और 75 आर्टिकल जो है किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्री परिषद, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? चलिए 59 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 59 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, उप प्रधानमंत्री। यानी उप प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है, ये संवैधानिक पद नहीं है। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया? चलिए थोड़ा सा फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1930 में, ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है 1917 में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? चलिए 61 के लिए आंसर बताएंगे। ऑलरेडी इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में किया गया है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब जो भी सुरक्षा परिषद को दिए हैं, सही आंसर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि इस मिशन में 3 सदस्य थे और इसका ट्रिक क्या था? तो आपको याद रखना है पास यानी पी से पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। शुरुआत में पी है तो आपको याद रखना है ये क्या है, इसके अध्यक्ष थे। ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स,
यहाँ पे पूछ रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 1942 में ही क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए, बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पर है। चलिए फटाफट से 63 के लिए आंसर बताएंगे, यानी कि आपको सिंपली बताना है बाबर का मकबरा कहाँ है। तो देखिए बाबर जो है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बाबर का मकबरा पूछे काबुल में है। बाबर के बाद कौन आता है, तो बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के बाद कौन आता है, अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है, ध्यान रखना है। और उसका शाहजहां का पूछे तो याद रखिएगा आगरा में शाहजहां का मकबरा है। लाहौर में किसका है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। सभी को बता दिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। चलिए 64 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और 1906 में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 की बात करें तो 1907 में क्या हुआ था, तो सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बटा था, ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 1906 हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906। नौरोज त्योहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। चलिए 65 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर जो बच्चे बलबन को दिए हैं आंसर सही है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये कहाँ है, जर्मनी में, याद रखना है। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया था। यहाँ पे देखिए नाम दे दिया गया है बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए अगर पूछे कि बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी, तो पुणे में किया था। और मद्रास में पूछे किसने किया था, तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। आगे देखिए नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह भारत में 1930 में शुरू हुआ। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, क्यों, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। आगे देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 70 के लिए आंसर बताएंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस और साथ में विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। चलिए 71 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो याद रखिएगा ये जर्मनी में। कहाँ पर, तो जर्मनी में। आगे देखिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो मैंग्रोव वन, याद रखना है मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन पूछे कहाँ, तो बंगाल खाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
मैंग्रोव वन ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? चलिए 73 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं विटामिन ई। बी ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 74 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में क्या है? तो इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है और नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। और भाग 5 में यूनियन को बताया गया है। ध्यान रखना है। बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? चलिए 75 के लिए आंसर बताएंगे। बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा, ये सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? सल्फर एवं चारकोल। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, सल्फर एवं चारकोल। ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र के लेखक है गीता मेहता। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस पूछ रहा है, ठीक है। तो अक्रिय गैस हो जाएगा ये आर्गन। परसेंटेज में कितना? तो 0.93%। और सबसे अधिक गैस पूछे तो ये नाइट्रोजन गैस है 78%, लेकिन अक्रिय गैस में आर्गन है। आगे देखिए, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फायान। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? देखिए, स्थापना के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में ही अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? चलिए 80 के लिए आंसर कीजिए। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो ये है अनुच्छेद 17। भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? इस प्रश्न को खासकर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है 1921। ध्यान रखना है, 1921 को जनगणना का महाविभाजक काल कहा गया। चरक किसके दरबार में रहते थे? चलिए आंसर बताएंगे। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो सही जवाब है कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक की पुस्तक है चरक संहिता, याद रखना है। और हर्षवर्धन की बात करें तो इनकी पुस्तक है हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम में पहुंचती है? अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि कालिदास जो है ये किसके दरबार में रहते थे? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, आपको बताना है किसके दरबार में थे। तो 83 का आंसर क्या होगा? विकिरण के माध्यम से सूर्य का ताप जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। मतदाता सूची आमतौर पर कौन तैयार करता है? चलिए 84 के लिए आंसर दीजिए।
तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, चुनाव आयोग। मतदाता सूची जिसको बोलते हैं वोटर लिस्ट, ये आमतौर पर चुनाव आयोग तैयार करता है। चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में मिलेगा। आगे देखिए, प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। और देखिए ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो प्रथम बौद्ध परिषद नहीं, जैन परिषद पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। याद रखना है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद। दूसरा जैन परिषद पूछे तो वल्लभी जो कि गुजरात में है, और पाटलिपुत्र आप सभी जानते हैं ये बिहार में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,